हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरम। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एग्जाम टोनिक, जिसमें हम साइंस के सारे वन लाइन फैक्टर कंप्लीट कर रहे हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ क्या होता है? एक अंतः श्वसन और एक अश्वास। भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है? जो भोजन की संचित ऊर्जा होती है वो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका। कौन सा पदार्थ अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के विघटन से बनता है? तो ग्लूकोज के विघटन से क्या बनता है? तो जब अवायवीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज के विखंडन होने से एल्कोहल का निर्माण होता है। हमारे शरीर में निस्सादन द्वारा मूत्र का निर्माण कौन करता है? तो यकृ हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण करता है। अब आते हैं निम्नलिखित दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग। काला ज्वर नामक रोग किसके कारण होता है? तो जो काला ज्वर होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग समूह कौन सा है? तो मलेरिया और काला ज्वर जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, जो कि हमें प्रोटोजोआ से होता है। एड्स का कारण क्या होता है? तो HIV वायरस के कारण एड्स होता है। बैक्टीरिया जनित रोग युग्म कौन सा है? तो बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग और क्षय रोग होते हैं। वायरस जनित रोग समूह कौन सा है? तो वायरस के कारण होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, और डेंगू रोग होता है जो वायरस के कारण होता है, और एड्स भी हमें HIV वायरस के कारण होता है। शिशु अवस्था में टीका लगने के साथ साथ एक के अंतराल में 3 बार दवा जिस बीमारी से बचने के लिए पिलाई जाती है वो कौन सी है? तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं शिशु अवस्था में तो टीका लगने के साथ साथ ही एक के अंतराल में 3 बार दवा पिलाई जाती है, जिसको बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की। तो पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला कारक क्या है? तो मलेरिया कैसे होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। काला ज्वर कैसे होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने वाला कारक कौन है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को या प्रतिरक्षा तंत्र को समाप्त कर देता है? तो वो है एड्स, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। सिर दर्द, उल्टी आना, बेहोशी आना लक्षण शरीर के किस अंग से प्रभावित होते हैं? तो सिर दर्द, उल्टी आना, बेहोशी जैसे लक्षण हैं हमारे मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। फेफड़ों के संक्रमित होने पर लक्षण प्रकट होते हैं। जब हमें फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं तो हमें खांसी आती है। स्वयं की जैविक रासायनिक प्रणाली जिस सूक्ष्म जीव में होती है वह कौन सा है? तो स्वयं की ही जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया में। वह रोग जो एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं होती। तो चेचक ऐसा रोग है जो कि एक बार हो जाता है तो फिर से नहीं होता, क्योंकि उसके लिए जो एंटीवायरस वगैरह जो होते हैं वो एंटीबॉडी होती हैं वो हमारे शरीर में बन जाती हैं। भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो भोजन का पाचन आमाशय में होता है। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पोषण होता है उसका अवशोषण होता है छोटे आंत में। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाओं का कार्य क्या होता है? जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो भोजन का स्वाद बताने के लिए होती हैं। आमाशय का अंतिम भाग किस अंग से जुड़ा होता है? तो आमाशय का जो अंतिम भाग होता है वो ग्रहणी या फिर डिओडेनम से जुड़ा होता है। बड़ी आंत का अंतिम सिरा रूपांतरित हो जाता है। जो बड़ी आंत होती है उसका अंतिम सिरा विभाजित मतलब या फिर रूपांतरित हो जाता है, वो होता है मलाशय में। एंट अमीवा हिस्टोलाइटिका द्वारा फैलाया जाने वाला रोग कौन सा है? तो एंट अमीवा हिस्टोलाइटिका के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है पेचिस या अमियोसिस। अमीवायोसिस जो रोग होता है अमीवायोसिस वो क्या करता है? पेचिस को कहा जाता है, और ये किसके कारण होता है? तो एंड अमीवा हिस्टोलाइटिका के द्वारा होता है। शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से होने वाली बीमारी कौन सी है? यदि हमारे शरीर में बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो पीलिया हो जाता है। दाद रिंगवर्म रोग का कारक क्या है? तो दाद और जो रिंगवर्म होती हैं उनका कारक होता है कवक। वायरस जनित रोग कौन सा है? तो पोलियो, हैजा, ये कैसे हैं? तो वायरस जनित रोग हैं। हेपेटाइटिस बी नामक विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो पांडु रोग हेपेटाइटिस बी के द्वारा होता है। डिप्थीरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो डिप्थीरिया के कारण या फिर उसका दूसरा नाम है गलघोंटू।
हमारे सर्वाधिक विकास या ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है? हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो नींबू, संतरा, ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। जो कि खट्टे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। हमारे शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 70 से 80% शरीर में जल पाया जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग आँख से संबंधित है और ये विटामिन ए के कारण होता है। हृदय रोग एवं रक्तचाप को बढ़ाने वाला अवयव कौन सा है? तो हृदय रोग और रक्तचाप को बढ़ा देता है वसा। और सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो वसे से ही मिलती है। संपूर्ण विश्व में शुद्ध के वितरण के लिए जिम्मेदार कौन है? तो शुद्ध के वितरण के लिए जिम्मेदार है लुईस पाश्चर। या पाश्चरीकरण के सिद्धांत किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने दिया था। शुद्ध के वितरण के लिए जाने जाते हैं लुईस पाश्चर। पोलियो वैक्सीन के प्रवेश होता है, तो जो पोलियो वैक्सीन होता है उसमें क्या प्रवेश कराते हैं शरीर के अंदर? तो हम पोलियो वैक्सीन के द्वारा एंटीजन शरीर में प्रवेश कराते हैं, जिससे कि क्या बनती है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं। एल्कोहली किण्वन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सूक्ष्म जीवी कौन सी होता है? जब एल्कोहली किण्वन कराना होता है तो हमें सैकोमाइसिस की ज़रूरत होती है। सैक्रोमाइसिस की हमें ज़रूरत होती है। शर्करा से एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है? तो शर्करा से हमें एल्कोहल बनाना है तो सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दो तो क्या बन जाएगा? शर्करा से एल्कोहल बन जाएगा। ग्लूकोज का जब ईस्ट की सहायता से किण्वन होता है तो निर्मित होता है। जब हम ग्लूकोज का ईस्ट की सहायता से किण्वन करवाते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल प्लस CO2। एंटीबायोटिक्स द्वारा वृद्धि निरोधित की जाती है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसके लिए ली जाती हैं? तो बैक्टीरिया, कवक और वायरस को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ह्यूमुलिन क्या होता है? तो ह्यूमुलिन एक प्रोटीन होता है। एंजाइम, टिश्यू, प्लाज्मिनोजन, एंटीवेक्टर, एक्टिवेक्टर। एंजाइम, टिश्यू, प्लेक्सिमिनोजन, एक्टिवेक्टर क्या कहलाता है? तो ये होता है रक्त के थक्के को विलयशील करने का कार्य करता है। TPA जिसको बोलते हैं एंजाइम, टिश्यूज, प्लेज्मिनोजन, एक्टिवेक्टर ये रक्त को क्या करता है? विलयशील कर देता है। डायस्ट्रेन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जो डेक्स्ट्रेन होता है इसका प्रयोग करते हैं रक्त संधारण में या रक्त ट्रांसफ्यूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। एंजाइम डायस्टेज को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो जो एंजाइम डायस्टेज है इसको पहचाना था पेन और परसोज ने। पेन और परसोज ने इसको सबसे पहले पहचाना था। ईस्ट द्वारा स्त्रावित एंजाइम जो कि किण्वन या फर्मेंटेशन में सहायक होता है तो वो क्या है? तो ईस्ट द्वारा स्त्रावित एंजाइम जो कि फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं जाइमेज। रूपांतरित एंटीबायोटिक्स प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो रूपांतरित एंटीबायोटिक प्राप्त करने का तरीका है आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रूपांतरित एंटीबायोटिक्स प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम पृथक्कृत एंटीबायोटिक कौन सी है? तो सबसे पहले जो पृथक्कृत एंटीबायोटिक्स थी वो थी पेनिसिलिन, जिसको किसने खोला था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इसकी खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्राप्त कहाँ से की थी? तो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा पेनिसिलिन को प्राप्त किया था अलेक्जेंडर ने। पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा पेनिसिलिन को खोजा गया था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था। चीज़ और योगर्ट उत्पाद हैं, तो जो चीज़ और जो योगर्ट होते हैं वो किसके प्राप्त होते हैं? तो फर्मेंटेशन से या किण्वन के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। डेक्स्ट्रेन्स निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो डेक्स्ट्रेन निर्माण में प्रयुक्त जो सूक्ष्मजीव है उसको बोलता है ल्यूकोनोस्टोक। ल्यूकोनोस्टोक कहा जाता है। क्लोरोफेनिकॉल और इरिथ्रोमाइसिन उत्पादित करने वाले सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा क्लोरोफेनिकॉल और इरिथ्रोमाइसिन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन उपचार में सहायक होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर देता है। CDRI का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है।
टेरेमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है? जो टेरेमाइसिन होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसिस के द्वारा टेरेमाइसिन को प्राप्त किया जाता है। टेरेमाइसिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसिस के द्वारा टेरेमाइसिन का प्रयोग किया जाता मतलब प्राप्त किया जाता है। और ईस्ट द्वारा उत्पादित क्या होता है? तो ईस्ट द्वारा बनाया जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसके द्वारा बनाया जाता है? ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है। एसिटिक अम्ल निर्माण में सहायक सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो जो एसिटिक एसिड है वो किसकी सहायता से बनाया जाता है? तो एसिटोबैक्टर जो होते हैं उसके द्वारा एसिटिक एसिड का प्रयोग निर्माण किया जाता है। एसिटोबैक्टर के द्वारा एसिटिक एसिड का प्रयोग या निर्माण किया जाता है। केसर मेलिस्टन और जे.एफ. कोहलर ने जैव तकनीक के द्वारा क्या प्राप्त किया था? तो केसर मिलिस्टिन और जे.एफ. कोहलर ने जैव तकनीक के द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग किया था। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसका निर्माण किसने किया था? केसर मेलिस्टिन और जे.एफ. कोहलर के द्वारा किया गया था। किडवन द्वारा विटामिन B12 उत्पादित करने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो किडवन के द्वारा विटामिन B12 उत्पादित करने वाला सूक्ष्मजीव है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा विटामिन B12 उत्पादित किया जाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायता करने वाले बैक्टीरिया का युग्म कौन सा है? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायता करने वाले बैक्टीरिया का युग्म है एसिचेरिया और एगोबैक्टीरियम। एसिचेरिया और एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा सहायता से आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायता की जाती है, सहायक होते हैं ये। प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होते हैं प्लाज्मिड। एक पादप कोशिका में संपूर्ण पादप का विकास करने की क्षमता पाई जाती है, यह लक्षण क्या कहलाती है? तो एक पादप कोशिका में संपूर्ण पादप का विकास करने की क्षमता पाई जाती है, इसे कहा जाता है पूर्ण साक्षरता। पूर्ण साक्षरता क्या कहलाती है? एक पादप कोशिका से पूर्ण पादप का निर्माण करना। पादप ऊतक संवर्धन का सफलतापूर्वक उपयोग करने की उत्पादन हेतु किया जाता है। जो पादप ऊतक संवर्धन का सफलतापूर्वक उपयोग किस उत्पादन हेतु किया जाता है? तो सिकोनिन के द्वारा पादप ऊतक संवर्धन का सफलतापूर्वक उपयोग करके उत्पादन हेतु किया जाता है। कवक द्वारा एस्टेरॉइड प्राप्ति की प्रथम जानकारी देने वाला वैज्ञानिकों का उद्गम क्या है? तो कवक द्वारा एस्टेरॉइड प्राप्त करने की जानकारी सबसे पहले दी थी मूरे और पेटरसन ने। जो कवक हैं उससे क्या निकाल सकते हैं अपन? एस्टेरॉइड निकाल सकते हैं। ये किसने कहा था? मूरे और पेटरसन ने कहा था। आजकल जंतु कोशिका संवर्धन तकनीक एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग किया होता है। तो ये किसके लिए उपयोग किया जा रहा है? तो जंतु कोशिका संवर्धन तकनीक एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपन वैक्सीनेशन निर्माण में। भारत की जनसंख्या में युवा आयु वर्ग की अधिकता का कारण क्या है? तो भारत की जनसंख्या में युवा आयु वर्ग की अधिकता का कारण है अनेक व्यक्तियों का छोटा जीवन काल और उच्च जन्म दर। छोटा जीवन काल हो गया है और क्या हो गया? उच्च जन्म दर के कारण बहुत सारे युवा हैं भारत में। एक समष्टि की निकेत होती है। एक समष्टि की निकेत क्या होती है? भौगोलिक क्षेत्र जिसमें यह रहती है। तो समष्टि की निकेत क्या कहलाती है? तो एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें यह रहती है उसको क्या कहा जाता है? समष्टि निकेत कहा जाता है। एमिनोसेंटेसिस क्या होती है? तो एमिनोसेंटेसिस कहलाती है भ्रूण की कोशिका को बाहर निकालना। इम्यूसेंटेसिस क्या कहलाती है? तो इम्यूसेंटेसिस कहा जाता है भ्रूण की कोशिकाओं को बाहर निकालना। ओपियम ओपिएट और हीरोइन प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो ओपियम ओपिएट और हीरोइन को प्राप्त किया जाता है कैनाबिस सटाइवा से। कैनाबिस सटाइवा पौधा होता है जिससे कि हम हीरोइन ओपिएट और ओपियम को निकालते हैं। LSD गांजा और मैरिजुआना क्या होते हैं? जो LSD गांजा होता है और मैरिजुआना होता है इसको हेलुसिनोजन कहा जाता है। रोग से भय कहलाता है, रोग से भय हो जाता है तो इसको कहा जाता है पैथोफोबिया।
पैथोफोबिया मतलब हर पैथोजन से भय होने लगता है, तो पैथोफोबिया इसको कहा जाता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो मॉर्फिन होता है उसको पेपावर सोम्निफेरम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पेपावर सोम्निफेरम के द्वारा हम मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि हेरोइन को हम कैनाबिस सटाइवा के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना क्या कहलाता है? तो यदि हम हमारी जो धमनियां होती हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसको कहा जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है हमारी धमनियों पर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना। पार्किंसन रोग से प्रभावित होने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा होता है? तो देखो, पार्किंसन बीमारी किसकी होती है? मस्तिष्क की या फिर न्यूरॉन्स की बीमारी होती है। तो इससे कौन सी न्यूरो ट्रांसमीटर इससे प्रभावित होता है? तो जो डोपामिन होता है, पार्किंसन में प्रभावित होता है डोपामिन। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये फिर हम इनको फिर से रिवाइज करें क्या? इफ़ यू वांट तो मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ। जहाँ से हमने रोक पड़े हैं हम वहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, संपूर्ण विश्व में शुद्ध में वितरण का जो शुद्ध का वितरण के लिए कौन जिम्मेदार था? तो शुद्ध से सबको बांटा है तो लुईस पाश्चर जी ने सबको बांट दिया है। पोलियो वैक्सीन से क्या प्रवेश कराया जाता है? तो एंटीजन प्रवेश कराया जाता है, जिससे हमारे शरीर में क्या निर्माण होती है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जब एल्कोहल किण्वन से क्या बनता है? प्रयुक्त होने वाला एग्जाम क्या है? तो यदि हमें एल्कोहल का किण्वन करना है तो हम उसमें सैक्रोमाइसीज मिला देते हैं, सैक्रोमाइसीज मिला देंगे, जिससे क्या होता है? वो विघटित हो जाता है। यदि हमें शर्करा से ग्लूकोज का निर्माण करना है, मतलब हमें जो शुगर होती है उससे हमें ग्लूकोज बनाना है, तो क्या करेंगे? हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला देंगे। ग्लूकोज का वह जब ईस्ट की सहायता से किण्वन कराया जाता है तो क्या निर्माण होता है? जब हम यदि हम ग्लूकोज है उसको हम फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, तो किसकी सहायता से करवा रहे हैं? ईस्ट के द्वारा करवा रहे हैं, तो हमें इथेनॉल और CO2 प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स किसकी वृद्धि को रोकते हैं? तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया, कवक, वायरस इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जो ह्यूमुलिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जो एनिमल टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जो एंजाइम टिश्यूज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं, इसको रक्त थक्का को विलयशील करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? TPA कहा जाता है। डायस्ट्रेन का उपयोग क्या होता है? जो डेक्स्ट्रेन होता है उसका प्रयोग करते हैं अपन रक्त संधारण में या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। एंजाइम डायस्ट्रेज को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? जो एंजाइम डायस्ट्रेज है उसको सबसे पहले पहचाना था पेन और परसोज ने एंजाइम डायस्ट्रेज को पहचाना था। ईस्ट द्वारा स्त्रावित एंजाइम जो कि किण्वन में सहायता होता है, तो ईस्ट को यदि में किण्वन करवाते हैं तो इसमें कौन सहायक होता है? तो जाई में इसका प्रयोग करते हैं। रूपांतरित एंटीबायोटिक प्राप्त करने की तकनीक क्या है? यदि हमें रूपांतरित एंटीबायोटिक्स प्राप्त करनी है तो हम जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके हम रूपांतरित एंटीबायोटिक्स को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम पृथक्कृत एंटीबायोटिक्स कौन है? यदि हम सबसे पहले जो हमने एंटीबायोटिक्स बनाई थी उसमें कौन सी थी? वो पेनिसिलिन थी। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको ढूंढा था। किस पौधे से ढूंढा था? तो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा इसको खोजा गया था। चीज़ और जो योगहट होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो चीज़ और योगहट को हम प्राप्त करते हैं किण्वन के द्वारा। डेक्स्ट्रीन निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जो डेक्स्ट्रीन्स के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला ल्यूकोनोक्टोस्ट का प्रयोग हम करते हैं डेक्स्ट्रीन में। क्लोरोफेनिकॉल और एथिमाइसिन उत्पादित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो क्लोरोफॉर्मिनिकॉल और इरिथ्रोमाइसिन द्वारा सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा उत्पादित होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसमें उपचार करता है? तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है इससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम खत्म कर सकते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। टेरेमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो टेरेमाइसिन होता है इसको स्ट्रेप्टोमाइसिव रेमोसिस के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिव रेमोसिस के द्वारा हम टेरेमाइसिन को प्राप्त करते हैं। ईस्ट द्वारा उत्पादित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ईस्ट के द्वारा उत्पादित होने वाला पदार्थ है राइबोफ्लेविन। एसिटिक एसिड का निर्माण में कौन सहायक होता है? तो जो एसिटिक एसिड होता है उसको हम एसिटोबैक्टर से प्राप्त करते हैं। केसर मिल्स्टन और JF कोहलर ने
जैव तकनीकी द्वारा प्राप्त किया था। तो ये क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसको प्राप्त किया था केसर मिल्स्टन और JF कोहलर ने किडवन द्वारा। विटामिन B12 उत्पादित किया जाता है तो पोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा विटामिन B12 का निर्माण किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है उसमें सहायक होता है एशोरिया और एगेटोबैक्टीरियम। प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। एक पादप कोशिका में संपूर्ण पादप का विकास करने की क्षमता पाई जाती है। यह लक्षण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पूर्ण सशक्तता। पादप ऊतक संवर्धन का सफलतापूर्वक उपयोग करके उत्पादन हेतु किया जाता है। तो जो पादप ऊतक होते हैं उसका संवर्धन का सफलतापूर्वक उपयोग करके उत्पादन हेतु किया जाता है। तो ये है सिकोनिन। कबक द्वारा स्टेरॉइड प्राप्ति की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो ये थे मुरे और पीटरसन। आजकल जंतु कोशिका संवर्धन मतलब एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का सबसे पहले विकास किसने किया था या सबसे ज़्यादा प्रयोग किसमें होता है, तो वैक्सीनेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत की जनसंख्या में युवा जो वर्ग है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि व्यक्तियों की जो आयु है वो छोटी हो रही है और जन्म दर क्या है वो उच्च हो रही है। समष्टि निकेत क्या होता है, तो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है, समष्टि निकेत कहा जाता है। इम्यूनोसेंटेसिस क्या कहलाता है, तो इम्यूनोसेंटेसिस कहलाता है भ्रूण कोशिका को बाहर निकालना। ओपियम, ओपिएट और हेरोइन को हम कैनाबिस सटाइवा के द्वारा प्राप्त करते हैं। LSD गांजा और मैरिजुआना को हेलुसिनोजन कहा जाता है। रोग से भय कहलाता है क्या, तो पैथोफोबिया कहा जाता है रोगों से भय। मॉर्फिन प्राप्त करते हैं हम पेपावर सेमनीफेरम के द्वारा, हम इसको प्राप्त करते हैं मॉर्फिन को। धमनियों में यदि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उसको आर्टेरियो स्क्लेरोसिस कहा जाता है। पार्किंसन एक न्यूरॉन्स की बीमारी है और जो यह न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को प्रभावित करता है। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बर धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है तो उसको क्या कहा जाता है, पारा कहा जाता है। सबको पारा हाई कर देती है और बिल्कुल प्लेट में फैल जाती है तो क्या कहा जाता है, पारा कहा जाता है। साबुन का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो साबुन का जलीय विलय कहलाता है कोलाइडल। वायु के दो घटक होते हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। दो घुलनशील द्रवों का पृथक करने की विधि क्या होती है, तो दो घुलनशील द्रवों को यदि हमें पृथक्करण करना है तो उसका हम क्या कर देंगे, आशवन कर देंगे। दूध में क्रीम पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, तो अपकेंद्रण के कारण हम दूध से क्रीम को पृथक कर सकते हैं और जब दूध से क्रीम निकल जाती है तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। समुद्र जल से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, तो यदि हमें समुद्र जल से नमक प्राप्त करना है तो बाष्पीकरण, यदि दो विलयनों को पृथक्करण करना है तो आशवन उसकी विधि करते हैं हम। अब आते हैं टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, तो कोलाइडल प्रभाव हमें प्रभावित करता है या फिर प्रदर्शित करता है। कोलाइडल प्रकृति टिंडल प्रभाव के द्वारा हमें पता चलती है। और जो साबुन होती है उसका जलीय विलयन क्या कहलाता है, कोलाइडल कहलाता है। दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि क्या होती है, तो हम की पृथक्करण या आश्वासन विधि भी कर सकते हैं। शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि क्या है, तो यदि हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त करना है तो हम उसका क्रिस्टलीकरण कर देंगे। वायु के घटक को प्राप्त किया जा सकता है, तो जो वायु के घटक होते हैं उसको हम प्रभाजी आशवन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। प्रभाजी आशवन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वायु के घटकों को पृथक कर सकते हैं। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधि क्या होती है, तो ठोस को कॉपर वगैरह धातु को अलग करना है तो हम क्रिस्टलीकरण कर देंगे उसका। दो घुलनशील द्रवों को अलग करना है तो उसके लिए आश्वासन की पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। दो घुलनशील द्रवों के कथनांक में 25 किलोमीटर कम का अंतर है तो इसे कैसे पृथक किया जाएगा, तो ये 25 किलोमीटर नहीं बल्कि 25 डिग्री सेल्सियस का होगा, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस या इससे कम का अंतर होता है तो हम उसको प्रभाजी आशवन के द्वारा प्राप्त करेंगे। वायु के विभिन्न घटक निम्न प्रक्रम द्वारा अलग किए जाते हैं। जो वायु के घटक होते हैं हम उनको किस प्रक्रम से अलग करते हैं, तो उसको हम प्रभाजी आशवन के द्वारा उनको पृथक करते हैं। रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने की वृद्धि क्या कहलाती है, तो यदि हमें रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना है तो हम इसमें क्रोमेटोग्राफी कर देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, पृथक्करण हो जाते हैं। अब आते हैं कुछ और। यह युक्ति जो किसी चालक के
सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक होती है। तो जो वह युक्ति जो कि चालकों के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक होती है तो उसको कहा जाता है बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाएगी? तो जो 6 वोल्ट की बैटरी है यदि उससे 1 कूलाम को निकलने में कितनी ऊर्जा लगेगी या कितनी ऊर्जा निकलेगी? 2 जूल उसमें ऊर्जा लगेगी। किसी परिपथ में समान प्रतिरोध रखते हुए विभवांतर का मान आधा करने पर धारा कितनी प्राप्त होगी? यदि हम विभवांतर को आधा कर देंगे तो हमारे लिए धारा भी कितनी प्राप्त होगी? आधी प्राप्त होगी। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किया जाता है। तो विद्युत धारा के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की मात्रा का निर्धारण किया जाता है विद्युत शक्ति से। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए संयोजित करते हैं तो समानांतर क्रम में। यदि हम वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में लगा रहे हैं, 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने में लगा रहे हैं तो हम इसको कैसे लगाएंगे? समानांतर क्रम में लगाते हैं। विद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण में प्रायः प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत बल्ब होते हैं, लैंप होते हैं, इसमें हम जो तंतुओं का प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है टंगस्टन। अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। किसी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा। यदि तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे ज्यादा कब होगा? तो यदि तुल्य प्रतिरोध लगाना है तो हम श्रेणी क्रम में लगा देंगे, फिर पैरेलल उसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका मान अधिकतम हो जाता है। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है उसमें विद्युत परिपथ के पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में, और यदि हम पार्श्व क्रम में लगा रहे हैं तो श्रेणी क्रम में ऊष्मा का मान 1 होगा और पार्श्व क्रम में 4 होगा। ओम इंटू मीटर का मात्रक क्या होता है? तो ओम इंटू मीटर का मात्रक होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, और यदि हम उसमें मीटर को मिला देते हैं तो प्रतिरोधकता हो जाती है। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से समृद्ध करने हेतु प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान रहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। यदि हम जो विभिन्न मानों के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो और विद्युत स्रोत से संबद्ध कर देते हैं तो प्रतिरोध में क्या होगा? उनकी धारा तो समान रहेगी लेकिन उनका विभवांतर है वो अलग अलग होता है। विद्युत परिपथ में धारा का मान मापन करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो विद्युत परिपथ में यदि हमें धारा का मापन करना है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं? आमीटर लगा देते हैं, और इसका प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है या विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। कूलाम इकाई है, तो कूलाम किसकी इकाई होती है? तो ये होती है विद्युत आवेश की इकाई। क्या होती है? कूलाम होती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। यदि हम किसी भी खोखले बेलन में, खोखले बॉक्स में, किसी में भी यदि हम विद्युत आवेश कर रहे हैं तो उसके जो बाहरी पृष्ठ होता है उसमें सबसे ज्यादा यह संपूर्ण आवेश रहता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? जो वस्तुओं का आवेशन होता है वो किसके स्थानांतरण से होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उसका आवेशन होता है। 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तो ये नियम किसका है? तो कूलाम का नियम है। किसी भी 2 वस्तुओं के बीच का आवेश उनके बीच लगने वाले बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। यह नियम बताता है हमें, कूलाम का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए जाने वाले कार्य द्वारा मापा जाता है उन इकाइयों के बीच का विभवांतर को। यदि हम किसी भी विद्युत परिपथ में एक इकाई धन आवेश को दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, इसमें जो किए गए कार्य कैसे मापा जाएगा? तो 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम इससे ज्ञात कर लेते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। अति चालकता का लक्षण क्या होता है? तो उच्च पारगम्यता अति चालकता का लक्षण होती है। आधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं किंतु इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो आधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत को अपने से पास नहीं होने देती क्योंकि ये विद्युत की कुचालक होती हैं और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये विद्युत को
अपने अंदर से प्रवेश नहीं करने देती। आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती। यदि उनके बीच में समान विभव होगा तो उनके बीच में धारा का प्रभाव नहीं होगा। प्रत्यावर्ती धारा या फिर एसी को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो हम एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करते हैं रेक्टिफायर से। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए 0। घरों में पंखे, बल्ब आदि कैसे लगे होते हैं? जो घरों के पंखे, बल्ब या फिर जितनी भी सीएफएल वगैरह होती हैं वो किस क्रम में लगी होती हैं? तो वो समानांतर क्रम में या फिर पैरेलल में लगी होती हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो किसी चालक के दो सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये है ओम का नियम। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो जितनी तंत्रिका कोशिकाएं या फिर ऊतक होती हैं तो उनकी इकाई होती है न्यूरॉन। और ऐसे जो न्यूरॉन की डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मस्तिष्क है, उसमें एक और लग दो तो क्या हो जाए? बहुत बड़ा, प्रामस्तिष्क। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं जो कि हमारे शरीर में कुछ पाए जाते हैं और कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के शरीर में पसलियां होती हैं 12 जोड़ी। भोजन पकाते समय अधिकतम मात्रा में क्या नष्ट हो जाते हैं? जो विटामिन होते हैं वो हमारे भोजन पकाने के समय नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो जो हमारे मनुष्य की जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है वो है जबड़े की हड्डी। लेकिन सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो जांग की अरू हड्डी को कहा जाता है सबसे लंबी हड्डी, या फिर उसको फीमर भी कहा जाता है। इथेनॉल के अधिक सेवन से किस अंग को अधिक हानि होती है? तो यदि हम इथेनॉल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो हमारा यकृत हो जाता है खराब। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है, क्योंकि अपने लार किससे निकलती है? टंग से निकलती है, तो टाइलिन मुंह में पाया जाएगा। मुख से निकले पाचक क्या किसका पाचन करते हैं? तो मुख से निकली जो लार होती है वो माड़ या स्टार्च का पाचन करती है। सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित होता है। मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रामस्तिष्क है। दो तंत्रिकाओं के बीच की जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। मनुष्य में मेरुदंडों में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? जो मेरुदंड होता है उसमें जो तंत्रिकाएं निकली होती हैं वो है 31 तंत्रिकाएं निकली होती हैं, जोड़ी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? जो इंसुलिन का आविष्कार किया था एफजी बेटिंग द्वारा। जीन शब्द किससे संबंधित है? तो WL जोहानसन से जीन शब्द संबंधित है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है पीयूष ग्रंथि। गाइस इसको आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि मुझे थायराइड ग्रंथि लग रहा है ना। अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो अग्नाशय से होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्त्रावण से कौन सा रोग होता है? तो यदि हम इंसुलिन का कम स्त्रावण होगा तो मधुमेह रोग या फिर हमें शुगर हो जाएगी। अग्नाशय की बे कोशिकाएं जो कि इंसुलिन का स्त्रावण करती हैं तो लैगर हैंस की दुपिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं। थायरॉक्सिन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो थायरॉक्सिन के निर्माण में हमें आयोडीन की जरूरत होती है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? जो तंत्रिका तंत्र होता है इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है तंत्रिकाएं या फिर न्यूरॉन्स। किस ग्रंथि के कम स्त्रावण से मनुष्य में जनन तंत्र का पूर्ण विकास नहीं होता? तो जनन ग्रंथि के कम स्त्रावण से हमारे जो जनन तंत्र होता है उसका पूर्ण विकास नहीं होता। मानव के कपाल तंत्रिका के जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो मानव के कपालों की तंत्रिकाओं की संख्या होती है 13। आनैक्षिक क्रियाओं पर कौन नियंत्रण करता है? तो जो आनैक्षिक क्रिया होती हैं उस पर मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रण करता है। नर हार्मोन्स क्या होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक नर हार्मोन होता है। पादप हार्मोन की उपस्थिति का सब प्रथम किसने पता लगाया था? जो पादप हार्मोन है इसकी उपस्थिति सबसे पहले किसने बताई थी? चार्ल्स डार्विन द्वारा इनको
बताया गया था। आपातकालीन हार्मोन्स कौन सा है, तो एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनलिन ये आपातकालीन हार्मोन होता है। इसको डरो उड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। प्राण रक्षक हार्मोन क्या होता है, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है, इसको प्राण रक्षक हार्मोन कहा जाता है। लंबाई बढ़ाने के लिए किस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं, जो लंबाई बढ़ानी है तो हमें पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स की जरूरत होती है। ऑक्सिन का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑक्सिन का निर्माण होता है प्ररोह शीर्ष में। प्ररोह शीर्ष में क्या होता है, ऑक्सिन का निर्माण होता है। मानव शरीर का संतुलन किससे नियंत्रित होता है, तो मानव के शरीर का जो नियंत्रण होता है या संतुलन होता है वो अनुमस्तिष्क से होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो मानव शरीर में यदि खून में देखा जाए तो 95% जल पाया जाता है। ऋतुस्रावण का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो ऋतुस्रावण होता है उसका निर्माण करने में सहायक होता है। अब आते हैं एक श्वास, और सांस का अर्थ क्या होता है, एक अंतः श्वसन या फिर एक अच्छवास। भोजन में संचित ऊर्जा कब निर्मुक्त होती है, जब श्वसन के समय उसकी ऊर्जा निकलती है। सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिकाएं। ये तो क्वेश्चन हो रहे हैं गाइस रिपीट, क्योंकि हम इनको पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं ये कहाँ तक रिपीट हो रहे हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी हो तो प्रकाश उसके किनारे पर मुड़ जाती है। प्रकाश की वह घटना क्या होती है, यदि प्रकाश के पथ में कोई अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी होती है तो वह प्रकाश उसके किनारे से मुड़ जाता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का उसके किनारे से मुड़ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हमेशा यदि समतल दर्पण है तो हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा और कैसा होगा, सीधा। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्र होता है तो उसके क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अवतल लेंस। यदि भी कोई भी गोलीय कांच है, दर्पण है, यदि वह परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है तो हम उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, जो गोलीय दर्पण होता है यदि वो अंदर की ओर है तो हम उसको कहते हैं अवतल दर्पण, यदि वो बाहर की ओर परावर्तित है तो हम उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। यदि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो उसके पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है ध्रुव। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो सोलर कुकर होते हैं हम उनमें प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हम आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सोडियम परावर्तक लैंप में दर्पण प्रयोग आता है। जो सोडियम होता है उसमें परावर्तक लैंप में प्रयोग करते हैं हम उत्तल दर्पण का। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है, जो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में सबसे जो भौतिक राशि रहती है वो अपरिवर्तित रहती है, तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं चेंज होती। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती, तो वो है आवृत्ति, कभी परिवर्तित नहीं होती। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें अभिलंबवत आपतित होती हैं तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है। यदि समतल दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें अभिलंबवत आपतित होती हैं तो जो परावर्तन का कोण होता है वो होता है 0। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के समय उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अवतल लेंस की सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो अवतल के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में भी यही बता रहे थे, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस सेम होते हैं।
डायोप्टर किसका मात्रक होता है? तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। धुएं के आसपास किसी दूसरी स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसमें झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो धुएं के आसपास किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसमें झिलमिल होते हुए दिखाई देने का कारण होता है अपवर्तन। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखने का कारण क्या होता है? तो साबुन के रंगीन दिखने का कारण होता है उसका व्यतिकरण। पतले लेंस में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को क्या कहा जाता है? तो पतले लेंसों में आपतित किरण उसके मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। तो मुख्य अक्ष पर इस बिंदु को कहा जाता है प्रकाश केंद्र। यदि सीधी निकल गई है, उसी दिशा में निकल गई है और कहीं विचलित नहीं हुई है तो वो क्या है? प्रकाश का केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो हम मिट्टी का प्रयोग तो कभी नहीं करते हैं लेंस बनाने में। किस बिंब का अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा होता है? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यदि हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण पर आभासी चाहिए है, सीधा चाहिए है और उससे बड़ा चाहिए है, तो हमें उसके दर्पण के ध्रुव और जो मुख्य फोकस होता है उसके बीच वस्तु को रखना होगा। किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें बिंब को उत्तल लेंस के में कहाँ रखना होगा? तो यदि उत्तल लेंस है तो हमें इसमें रखना पड़ेगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर उसको रखना होगा। फोकस दूरी से यदि हम किसी वस्तु को दुगनी दूरी पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस पर वास्तविक और समान साइज का बनेगा। किसी गोलीय दर्पण या किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है, तो दर्पण और लेंस क्या होंगे? तो वो होगा अवतल लेंस। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों की पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन से लेंस पसंद करेंगे? तो किसी भी शब्दकोश में यदि छोटे अक्षर लिखे गए हैं यदि हमें उनको पढ़ना है तो हम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस की जरूरत होती है। अब आते हैं सूर्योदय के सबसे पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद दिखाई देने वाले सूर्य क्या होता है, किस क्रिया के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण हमें सूर्योदय के पहले सूर्य दिखता है और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखता है। जब एक सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखते हैं। यह व्याख्या क्या कहलाती है? तो एक सीढ़ी होती है जो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो उसमें क्या होता है? इंद्रधनुष के हमें रंग उसमें दिखाई देते हैं। तो ये होता है उसके अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की घटना के कारण। अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की घटना के कारण क्या होता है? जो सीडी होती है उसमें इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए निम्न हो जाती है? जो प्रकाश होता है यदि हम उसको कांच से पास करते हैं तो उसकी गति हो जाती है न्यूनतम। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का जो रंग है वो निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर की क्षमता का होता है धूप का चश्मा। इंद्रधनुष घटना का परिणाम क्या है? तो जो इंद्रधनुष की घटना होती है वो परावर्तन और अपवर्तन के कारण होती है। उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या होता है? जो उचित रीति से कटे हुए हीरे की जो असाधारण चमक होती है उसका आधारभूत कारण होता है उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक। पेट एवं शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित होती है। जो एंडोस्कोपी करते हैं किसी भी मनुष्य के शरीर के पेट के अंदर की, तो हम उसमें क्या करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करते हैं। कैमरे के किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? जो कैमरे होते हैं इसमें होता है उत्तल लेंस। किस गुणधर्म के कारण से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण किसी भी पानी में रखी हुई छड़ या मुड़ी हुई दिखाई देती है। सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है तो हमें ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल के कण। क्यों वो इतना स्केलेटल हो जाता है? क्योंकि धूल के कण है इसलिए टूट जाता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का परावर्तन होता है और जो जल के कण होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई होता है, वो भी प्रकीर्णन के कारण। मोटर कार में पश्च दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो यदि हम पीछे के वाहन देखने हैं तो हम इसमें प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो मानव आँख की रेटिना होती है उस पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देगा? तो यदि लाल कांच है हम उसको अत्यधिक गर्म कर देंगे तो उसका रंग हरा दिखाई देता है। जब प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंग को समानुपाती मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा मिलेगा? यदि हम हरा, लाल और नीला रंग समानुपात में मिलाते हैं, इक्वल अनुपात में मिलाते हैं तो हमें सफेद रंग प्राप्त होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में क्या प्रयोग किया जाएगा? तो यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे समतल उत्तल लेंस के बने होंगे। दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का नहीं, अवतल लेंस का करेंगे। उत्तल लेंस का करेंगे। दूरबीन में का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया है। सूर्य के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हमें सूर्य के प्रतिबिंब को फोकस करना है तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तल लेंस की शक्ति कैसी होती है? तो उत्तल लेंस होता है उसकी शक्ति होती है धनात्मक। एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं तो वो कौन सा होगा? यदि हम सीधा दिख रहा है और आवर्धित दिख रहा है तो वो होगा अवतल दर्पण। प्रायः मोटर गाड़ियों के अग्रदीपों में परावर्तक की आकृति कैसी होती है? तो परावलयीय होती है। जो आगे हेडलाइट लगी होती है उनकी लाइट कैसी होती है? तो वो होती है परावलयीय। सूर्य का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत ऊर्जित और रेखीय अवशोषित। रेखीय अवशोषित और सतत ऊर्जित होता है सूर्य का स्पेक्ट्रम। मानव आँख कैमरे की तरह कार्य करती है। टार्च, स्टार्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में बल्ब लगे होते हैं वो भी परावर्तक के फोकस के बहुत निकट। जो टार्च, स्टार्च लाइट या सर्च लाइट या फिर जो वाहन की गाड़ियाँ होती हैं उसमें हेडलाइट होती हैं उसमें जो बल्ब लगे होते हैं वो परावर्तक के फोकस के बहुत निकट लगे होते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यदि किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण और फोकस के बीच रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यदि हम उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो बनेगा फोकस पर। एक कांच की गुटकी या स्लेब की क्षमता कितनी होती है? तो एक कांच के स्लेब की संख्या होती है 0। मायोपिया पीड़ित व्यक्ति का निवारण कैसे किया जाता है? तो मायोपिया से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो हम उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित किया जाता है। ऐसा कर पाने का कारण क्या होता है? समायोजन कर सकें, इसको फोकस दूरियों पर ला सकते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या कहा जाता है? तो किसी भी वस्तु का मानव के नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो उसको कहा जाता है दृष्टि पटल। धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती हैं तो उसका कारण है अपवर्तन। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे किया जाता है? तो अभिलेंस की फोकस दूरी में परावर्तन किया जा सकता है पश्चाभी के द्वारा उसका हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं फोकस दूरी को। एक साधारण
माइक्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है। जो एक साधारण माइक्रोस्कोप होता है उसमें कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस उसमें प्रयोग किया जाता है। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब वो सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा रंग होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैंगनी रंग। इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? तो पानी की जो बूंद होती है उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और प्रकाश का विचलन होता है। तो क्या होता है? इंद्रधनुष बन जाता है। प्रकाश की बूंद में परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का विचलन होता है। प्रकाश का सबसे कम वेग किसमें होता है? कांच में होता है। अपसारी अवतल लेंस की सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? तो अपसारी अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होगा आभासी और सीधा। सूक्ष्म कीटाणुओं को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। यदि हमें सूक्ष्म कीटाणु देखने हैं तो हम उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसी व्यक्ति के जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो गया है तो हम उसमें प्रयोग करेंगे उत्तल अवतल लेंस का संयुक्त लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। घड़ी साज, घड़ी के छोटे के पुर्जे को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो घड़ी के छोटे छोटे से पुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए हम उसमें प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वेग में वृद्धि होती है, अतः दूसरा माध्यम होगा। यदि दूसरा माध्यम विरल होगा तो जो प्रकाश का वेग है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कौन सा प्रकाश सबसे कम कोण पर झुकता है? तो सबसे कम कोण पर झुकता है लाल रंग या लाल प्रकाश। परितारिका किसके पीछे स्थित होती है? तो परितारिका स्थित होती है कॉर्निया के पीछे। दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है तो वो सफेद दिखाई देता है। गाइस अब यहाँ से हो गया है दूसरा टॉपिक स्टार्ट जिसमें दिया गया है चाय। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि अब मुझे जाना है चाय पीने। तो थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।